नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। खबरों को खबरदार के लेंस से देखने का समय हो गया है। हर दंगे में समाज के कुछ खलनायक और समाज को खबरदार करने वाले जरूरी सबक छिपे होते हैं। आज हम दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुए दंगे की वीडियो जांच रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। जहांगीरपुरी दंगे के 150 से भी ज्यादा वीडियो रिकॉर्ड हुए हैं और जांच टीमें इन वीडियोस की गहराई से जांच कर रही हैं। आज फोरेंसिक टीम जहांगीरपुरी की गली गली में सत्य की खोज कर रही थी। सवाल यह है कि जांच टीम को कौन से सबूत मिले, हिंसा के भयानक प्लान के बारे में क्या पता चला, शुरुआती जांच की सुई किसकी तरफ घूम रही है, क्या जहांगीरपुरी के दंगे का कोई बांग्लादेश कनेक्शन है, क्या अशांति फैलाने में रोहिंग्या और पीएफआई जैसे बाहरी तत्वों का हाथ है, जहांगीरपुरी दंगे का मास्टरमाइंड कौन है, इतनी बड़ी मात्रा में पत्थर, बोतलें और बाकी हथियार कहां से आए, क्या असामाजिक तत्वों ने पहले से ही त्योहार के मौके को दंगे में बदलने की तैयारी की हुई थी, क्या पहले से ही जहांगीरपुरी में हिंसा फैलाने की कोचिंग चल रही थी। आज इस मामले पर सूचनाओं की बाढ़ आई हुई है और जब भी सूचनाओं की बाढ़ आती है तो सरल और भरोसेमंद विश्लेषण की जरूरत पड़ती है। आज का खबरदार दिल्ली के जहांगीरपुरी दंगे के फोरेंसिक सत्य पर आधारित है। गली गली की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, चश्मदीदों के बयान और सिस्टम की सफाई आपको सुनवाएंगे ताकि आप जान सकें कि असल में हुआ क्या है, किसने दिल्ली को दहलाने की कोशिश की है। ऐसे संवेदनशील मामलों में सिर्फ व्हाट्सएप फॉरवर्ड के आधार पर राय नहीं बनानी चाहिए, पूरी बात और सारे पहलुओं को जानना चाहिए। इसके बाद रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध के मैदान में चलेंगे। इससे जुड़ी 3 बड़ी बातें हैं। पहली ये कि रूस का युद्धपोत मॉस्कवा जो कुछ दिन पहले नष्ट हुआ था, उसकी पहली तस्वीरें आ गई हैं। आज तक पर इन तस्वीरों और वीडियोस पर आधारित एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। यह युद्धपोत रूस और यूक्रेन के बीच इंफॉर्मेशन वॉर का केंद्र बन चुका है। दूसरी बात यह है कि जेलेंस्की ने दुनिया को पुतिन के परमाणु इरादों के प्रति खबरदार किया है। जेलेंस्की को डर है कि पुतिन कभी भी परमाणु बटन दबा सकते हैं। पुतिन अपना परमाणु ब्रीफकेस लेकर चल रहे हैं और इसकी तस्वीरें जेलेंस्की के लिए डिप्रेशन की वजह बनी हुई है। तीसरी बात यह है कि पुतिन के 2 सबसे विश्वास पात्र कमांडर इस वक्त यूक्रेन पर डबल अटैक कर रहे हैं। पुतिन से पैसा लेकर लड़ने वाले कादिरोव की टीम ने अपने हमलों के टिकटॉक वीडियो और रील्स बनाने शुरू कर दिए हैं। दूसरी तरफ जनरल अलेक्जेंडर, जिन्हें पुतिन ने सिकंदर की तरह मैदान में उतारा है, वो मारियोपोल को रूस की महाविजय का उदाहरण बनाकर पेश करने में जुटे हैं। इन 3 पहलुओं को खबरदार के लेंस से देखेंगे और इनका विश्लेषण हम करेंगे। लेकिन शुरुआत हम दिल्ली के दंगों से करते हैं। दिल्ली दंगों में जो पैटर्न इस्तेमाल किया गया, उसी पैटर्न पर रामनवमी के दौरान भी देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा हुई थी। पुलिस के लिए चुनौती इस साजिश के पर्दाफाश की है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा में जिन हथियारों का इस्तेमाल हुआ और जिस मात्रा में हथियार पहले से ही असामाजिक तत्वों के हाथ में थे, वो अपने आप में चिंता का विषय है। दिल्ली दंगों की जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, उनमें एक बड़ा हथियार पत्थर है, जिन्हें आमतौर पर हथियार नहीं माना जाता। पत्थर जिसके हाथ में हो, उसकी मानसिकता के अनुसार बहुत खतरनाक और मारक हथियार साबित हो सकता है। जहांगीरपुरी की हिंसा में बड़े पैमाने पर पहले से इकट्ठा किए गए पत्थरों का प्रयोग हुआ। हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर जो पहला हमला हुआ, वो पत्थरों से ही हुआ था। इसके बाद सड़क के दोनों तरफ से पत्थर चल रहे थे। पथराव के बीच कुछ लोगों ने भीड़ पर बोतलों से भी हमले किए। बड़ी संख्या में बोतलों से हुए हमले को देखकर यह शक जताया जा रहा है कि तैयारी पहले से थी। इसके बाद जो तस्वीरें दिखी, उनमें भीड़ में शामिल लोगों के हाथों में डंडे नजर आने लगते हैं, बेसबॉल के बैट नजर आने लगे। जैसे जैसे हिंसा और उन्माद बढ़ा, भीड़ में मौजूद लोगों के हाथों में तलवारें लहराने लगी। एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू भीड़ में कुछ के हाथों में बंदूकें भी दिखी और बंदूक से फायर करने की आवाज कई वीडियोज में सुनाई भी दी। ये दिल्ली दंगों में हुई हिंसा के 5 बड़े हथियार हैं: डंडे, बोतल, बंदूक, पत्थर और तलवार। इनके सहारे दिल्ली को हिंसा की आग में झोंकने की एक बड़ी साजिश रची गई और अब इस षड्यंत्र के मास्टरमाइंड का पता लगाने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस पर है। आज फोरेंसिक टीम ने गली गली में सबूत इकट्ठा किए हैं ताकि इस मामले का पर्दाफाश हो सके। समझने वाली बात यह है कि क्या असामाजिक तत्वों ने पहले से ही त्योहार के मौके को दंगे में बदलने की तैयारी की हुई थी? क्या पहले से ही जहांगीरपुरी में हिंसा फैलाने की कोचिंग चल रही थी? दिल्ली दंगों की साजिश किसकी थी? अब यह सवाल इसीलिए उठा है क्योंकि इस मामले में अब नए खुलासे हो रहे हैं। जांच में पता चला है कि जिस शोभा यात्रा को रोका गया और उसके बाद हिंसा हुई, उस शोभा यात्रा की इजाजत नहीं ली गई थी। दिल्ली पुलिस ने आज इसकी जानकारी दी। परमिशन न होने के बावजूद निकाली गई शोभा यात्रा को लेकर दिल्ली पुलिस ने अब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर भी मामला दर्ज किया है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि हिंसा की जांच नहीं होगी।
पुलिस के अनुसार बिना परमिशन के निकाली गई यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी भी पुलिस पर ही थी और दंगों की जांच को लेकर वो बहुत गंभीर है। इस मामले में वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसीलिए दंगों के दिन से ही जहांगीरपुरी का इलाका सुरक्षा बलों की छावनी बना हुआ है। पुलिस ने इस मामले में अभी तक 24 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये वो लोग हैं जिनके चेहरे सीसीटीवी में कैद हुए और उसी के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। आज कई तस्वीरें ऐसी भी आई जिनमें पुलिस की स्पेशल ब्रांच की टीम दंगाइयों को उनके घरों से उठा रही है। इसी को लेकर जहांगीरपुरी में आज थोड़ी देर तक हंगामा भी हुआ, लेकिन पुलिस इसके लिए पहले ही तैयार थी। दिल्ली दंगों में जो घमासान दिखा, उसकी प्लानिंग लंबी की गई होगी। दोनों पक्षों के लोगों के हाथों में जो हथियार नजर आए, उसे लाने और चलाने की तैयारी पहले से की गई होगी। पुलिस इस पूरे हंगामे के पीछे के मास्टरमाइंड को तलाश रही है। जहांगीरपुरी सी ब्लॉक के मकानों की छतों से पत्थर फेंके गए थे। सड़कों पर तलवारों के साथ दूसरे पक्ष पर टूट पड़ने का गुस्सा देखा गया। शोभा यात्रा का रास्ता जंग का मैदान कैसे बन गया, इसकी पक्की जांच के लिए आज फोरेंसिक टीम भी सबूत तलाशने पहुंची थी। फोरेंसिक टीम दिल्ली दंगों से जुड़े पूरे सबूत जुटाने के लिए जहांगीरपुरी की गली गली की खाक छान रही है। आमतौर पर वो इलाके जहां छतों से पथराव हुआ, वहां की विशेष छानबीन की गई। अब बाकायदा जो फॉरेंसिक की टीम है यहाँ पर, वो यहाँ पर पहुंची हुई है क्राइम ब्रांच की टीम के साथ। यहाँ पर जो तमाम एविडेंस है वो कलेक्ट करने का काम किया जाएगा। बाकायदा देखिए फॉरेंसिक टीम के साथ जो फोटोग्राफर है वो भी मौजूद है और तमाम जो ये आसपास का इलाका है यहाँ की बाकायदा फोटोग्राफी की जा रही है ताकि जो तमाम एविडेंस है वो कलेक्ट किए जाए। इस पूरे हंगामे की शुरुआत सी ब्लॉक मस्जिद के सामने वाली रोड से ही हुई। यहाँ का एक वीडियो आपको देखना चाहिए। इसमें भीड़ मरने मारने पर उतारू दिखी। इस भीड़ में मौजूद लोगों के हाथों में तलवार और डंडे थे। पूरा हंगामा ही मस्जिद के आसपास हुआ। ऐसे में फोरेंसिक टीम मस्जिद के आसपास के पूरे इलाके से ही सबूत इकट्ठे कर रही है। खासतौर से वो मस्जिद के आसपास की उन गलियों में मौजूद घरों में जा रही है जहाँ से पथराव हुआ था। यहाँ पर जो फॉरेंसिक की टीम है वो अब यहाँ पर पहुंची हुई है, इस गली में दाखिल होने की कोशिश भी कर रही है। और ये जो इलाके हैं खासतौर पर ये देखिए अगर आप, तो ये मस्जिद से सटी हुई कॉलोनी है। ये भी जानने की कोशिश की जाएगी कि क्या मस्जिद के अंदर घुसने की जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है, क्या किसी ने दाखिल होने की कोशिश की या नहीं की। लेकिन देखिए बाकायदा अब इस कॉलोनी में ये जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम है भारी भरकम, उसके अलावा क्राइम ब्रांच के ऑफिशियल है वो भी यहाँ पर मौजूद है, वो अंदर दाखिल हो रहे हैं। तमाम यहाँ पर एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे। देखिए जिस तरीके से जमकर पत्थरबाजी हुई थी, स्टोन पेल्टिंग हुई थी, उसके अलावा गोलियां चली थी, तलवारबाजी हुई थी, उसके बाद ये जरूरी हो जाता है कि तमाम यहाँ से जो एविडेंस है वो कलेक्ट किए जाए, क्योंकि एविडेंस ही अदालत में काम आता है। तमाम फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज है, वीडियो है, वो मौजूद है। लेकिन अब इन गलियों में देखिए, ये जो गली है, इस गली में एक एक करके यहाँ पर फॉरेंसिक की टीम है वो दाखिल हो रही है और तमाम एविडेंस यहाँ से कलेक्ट किए जाएंगे। फोरेंसिक टीम उस मस्जिद के अंदर भी पहुंची जिसके सामने वाली सड़क पर ये पूरा हंगामा शुरू हुआ था। मस्जिद में मौलवी से बातचीत के बाद वो अंदर गए और वहां उन्होंने इस हंगामे से जुड़े सबूत तलाशने की कोशिश की। दिल्ली दंगों में सड़कों पर जो हंगामा, जो पथराव हुआ, उसके करीब 150 वीडियो दिल्ली पुलिस के पास हैं। इनमें से ज्यादातर हम आपको दिखा भी रहे हैं, लेकिन छतों से पथराव होने की घटना ने दिल्ली पुलिस को सुरक्षा के लिहाज से काफी परेशान किया है। इसी वजह से फोरेंसिक टीम भी लगभग सभी घरों की छतों पर जाकर सबूत इकट्ठे कर रही है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है और इन्हीं घर की छतों से पत्थरबाजी हो रही थी। आप देख पा रहे हैं क्राइम ब्रांच का एक अफसर छत के ऊपर चढ़ा हुआ है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी इस छत के ऊपर मौजूद है, आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। और यहाँ पर तफ्तीश की जा रही है। यहीं से कुछ पत्थर इकट्ठा किए गए, साथ ही साथ ये भी जांच की जा रही है
कि कहीं घर की छतों पर अभी भी पत्थर तो मौजूद नहीं है जिसे एविडेंस के तौर पर कलेक्ट किया जा सके। तो क्राइम ब्रांच के जो अफसर हैं वो आपको छत पर दिखाई दे रहे होंगे, जबकि मैं आपको नीचे की तरफ भी दिखाना चाहूंगा। छत की तरफ फॉरेंसिक एक्सपर्ट और क्राइम ब्रांच के ऑफिशियल मौजूद है, जबकि नीचे की तरफ जो ये घर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्राइम ब्रांच के अफसर वो आपको बकायदा यहाँ पर दिखाई देंगे। इस घर को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और कई ऐसे वीडियो और तस्वीरें आई थी जिसमें बकायदा घरों की छतों से पत्थरबाजी हो रही थी। तो लिहाजा फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम घर के नीचे मौजूद है, क्राइम ब्रांच के ऑफिशियल वो नीचे मौजूद है। फोरेंसिक टीम काफी देर इस इलाके में उन घरों में रही जहां की छतों से पत्थर और बोतलें फेंकी जा रही थी। वहां उनको कोई सबूत भी मिले जो वो अपने साथ ले गए। फोरेंसिक टीम के आने से पहले दिल्ली पुलिस की टीम भी यहां पहुंची थी, जो हिंसा में शामिल संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए लेने आई थी। इनमें कुछ महिलाएं भी थीं। महिलाओं को ले जाने की कार्रवाई के दौरान यहां हंगामा शुरू हो गया। हंगामे में हालात कुछ देर के लिए फिर से खराब हो गए थे। इस पूरे इलाके में जो जानकारी मिली वो क्राइम ब्रांच की तरफ से एक महिला को जांच के लिए बुलाया गया था, जिसको लेकर बवाल छिड़ा। कुछ देर पहले जब हम अचानक यहाँ पर पहुंचे, लगभग 50 से 100 महिलाएं एक साथ यहाँ पर पहुंच गई थी और ऊपर से घरों से पत्थरबाजी की शुरुआत हो गई थी। जो पुलिस अधिकारी हैं वरिष्ठ, वो अंदर गए हुए हैं और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि परिस्थिति पर काबू पाया जा सके। देखिए, रिजर्व आर्म फोर्सेस की जो महिलाएं हैं उन्होंने हेलमेट पहन रखी है, मेश के साथ, वायर मेश के साथ उनके हेलमेट्स हैं ताकि उनकी सुरक्षा के मद्देनजर। अचानक ही ऊपर से पत्थरबाजी की शुरुआत कर दी गई थी। ये कुछ आगे वाले हिस्से में जो पत्थर हैं वो तो हमने आपको दिखाए हैं, ईंट है, लेकिन कुछ सीमेंट वाले भी बड़े बड़े रोड़े थे, टुकड़े थे जो पीछे की तरफ फेंके गए थे। और इसी की वजह से रिजर्व आर्म फोर्सेस की उसके बाद जितनी महिलाएं आई हैं उन सबको आर्म्ड हेड गियर के साथ यहाँ पर भेजा गया है। हालांकि ये पथराव कुछ देर के लिए ही हुआ। पुलिस की मुस्तैदी की वजह से उन्होंने तुरंत इस पर काबू पा लिया। पत्थरबाजी इतनी कोई सघन नहीं हुई है। पुलिस टीम गई थी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और एक दो पत्थर फेंके गए थे उनके ऊपर, और इससे पुलिस विचलित नहीं होती है। हमारा काम है इन्वेस्टिगेशन करना, तथ्य को बाहर लाना, एविडेंस कलेक्ट करना, और इसमें कोई भी रुकावट होती है तो उस रुकावट के विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। कितनी फॉरेंसिक की टीमें लगाई गई हैं सर? 4 फॉरेंसिक टीम आज गई थी जगह जहां पे ये वारदात हुई है उसको एग्जामिन करने के लिए। क्राइम ब्रांच के पास इन्वेस्टिगेशन है। उन्होंने करीब 14 टीम्स बनाई हैं डिफरेंट ऑफिसर्स के तहत, और वो डिफरेंट एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे इलाके में पुलिस फोर्स की भारी मौजूदगी है। हालांकि माहौल अभी शांत है, लेकिन दिल्ली पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। दिल्ली से अरविंद ओझा और अंजना ओम कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। दिल्ली दंगों में हिंसा की तस्वीरों ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर हिंसा के लिए इतने बड़े पैमाने पर तैयारी कैसे हुई। अचानक कैसे घरों की छतों से पत्थर फेंके जाने लगे, अचानक कैसे लोगों के हाथों में तलवारें चमकने लगी। आखिर हिंसा के दौरान लोगों के हाथों में बंदूकें कहां से आ गईं। साधारण लोगों के बीच मौजूद अपराधियों ने किस तरह इस मौके को भुनाया। इन तस्वीरों से यह साफ होता है कि यह हिंसा एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अंसार, असलम और सोनू शेख को मुख्य आरोपी माना है। अंसार पर पुलिस ने पूरी साजिश रचने का आरोप लगाया है। फिलहाल अंसार और असलम की पुलिस कस्टडी 2 दिन के लिए बढ़ा दी गई है और सोनू शेख, जो अब तक फरार चल रहा था, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सवाल यह है कि शुरुआती जांच की सुई किसकी तरफ घूम रही है। क्या जहांगीरपुरी के दंगे का कोई बांग्लादेश कनेक्शन है? क्या अशांति फैलाने में रोहिंग्या और पीएफआई जैसे बाहरी तत्वों का हाथ है? इन भयानक तस्वीरों और हिंसा को देखकर अब क्या कहा जाए। ये पथराव, ये बंदूकें, ये तलवारें, देश की राजधानी दिल्ली में ये सब हो रहा है। इस मामले में एक के बाद एक लापरवाही और षड्यंत्र दोनों के सिरे दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में एक तरफ शोभा यात्रा की परमिशन नहीं थी तो दूसरी तरफ एक पूरी की पूरी सुनियोजित साजिश दिखाई देती है। आप सोचिए, घर में काम वाली भी रखनी हो तो वेरिफिकेशन होता है, पुलिस स्टेशन पर मोहर लगती है, परमिशन मिलती है, लेकिन जिस शोभा यात्रा पर पथराव हुआ
उसकी परमिशन ही नहीं थी। वैसे परमिशन हो या ना हो, कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस की थी। इन्होंने परमिशन नहीं ली थी तो इनके खिलाफ अकॉर्डिंगली लीगल कार्रवाई की गई है और परमिशन नहीं लेने के बावजूद प्रशासन चूंकि निकल गया था तो पुलिस की ये ड्यूटी थी कि उसको शांति से निकालें और चूंकि इंसिडेंट हुआ है तो उसको अकॉर्डिंगली पुलिस ने उस वक्त हैंडल भी किया। देखते ही देखते जहांगीरपुरी की सड़क कुरुक्षेत्र का मैदान बन गई। सैकड़ों की भीड़ हाथों में तलवारें और बंदूकें लेकर एक दूसरे को मारने दौड़ पड़ी। इस मामले की गंभीर जांच जरूरी है क्योंकि एक तरफ बिना परमिशन वाली यात्रा निकल रही थी तो दूसरी तरफ इस यात्रा में हिंसा फैलाने के लिए भीड़ पहले से तैयार दिखाई दे रही थी। पुलिस इन पहलुओं को भी डिकोड कर रही है कि कहीं ये बड़ी साजिश का इशारा तो नहीं है। इस हिंसा कांड में अभी तक 3 किरदार सबसे अहम हैं। वो है अंसार, असलम और सोनू शेख। अब तक की जांच में खुलासा हुआ है कि अंसार और असलम ही इस हिंसा के मास्टरमाइंड थे। जैसा कि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में खुलासा किया है कि अंसार अपने साथ 3-4 लड़कों को लेकर आया और शोभा यात्रा में जो लोग शामिल थे उनके साथ बहस की, जिसके बाद हिंसा हुई। अदालत में भी बाकायदा दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि दरअसल अंसार ही और असलम ही इस पूरी हिंसा के मास्टरमाइंड है। 15 अप्रैल को शोभा यात्रा की उनको जानकारी मिली थी और बाकायदा साजिश के तहत इस पूरी हिंसा की वारदात को अंजाम दिया गया। अंसार, असलम और सोनू शेख तीनों ही पुलिस की गिरफ्त में हैं और पुलिस का मानना है कि अंसार वो शख्स है जो हिंसा की साजिश में शामिल है। दरअसल अंसार ने ही शोभा यात्रा के मस्जिद के पास आने के बाद उसे रोका और झड़प शुरू की। इस बात को वो शख्स बता रहा है जिस पर अंसार और उसके साथियों ने हमला किया था। मैं जानता नहीं था, लेकिन वहाँ पे जो आवाजें आ रही थी कि अंसार भाई इन्हें छोड़ना नहीं है, इन्हें जान से मार देना है, तो मैंने अंसार को बोला भी कि अंसार ये क्या करवा रहा, निहत्ते हैं। उससे मैंने इतनी देर में उसने मेरा हाथ छुड़ा के वो दूसरी तरफ भागा, तब तक मेरी गर्दन पे तलवार से पीछे से किसी ने वार किया। अंसार और असलम को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अंसार के तेवर ने सबको हैरान किया। फिलहाल उसकी और असलम की पुलिस रिमांड 2 दिन के लिए और बढ़ गई है। इस मामले में तीसरा बड़ा आरोपी सोनू शेख पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। ये वही सोनू शेख है जो वीडियो में नीले कुर्ते में नजर आया था। इसी के हाथों में बंदूक नजर आई थी। पुलिस जब उसे पकड़ने उसके घर पहुंची तो वो फरार हो चुका था। हम भी उसके घर पहुंचे। पूरा नाम सोनू है। बाकी उपनाम और कुछ नहीं नाम ना। तो आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग कोलकाता का रहने वाला, मोइसादाल हल्दिया हमारा घर है। तो ये पुलिस ने कुछ बताया कि सलीम को क्यों अरेस्ट किया? कुछ वाला नहीं, घुसने ही नहीं दे रहा। अच्छा, घुसने ही नहीं दे रहा। भगा रही तो सुबह गया, वहाँ से भी हम लोग को भगाया, हमारा बहू हम गया। हिंसा वाले दिन से ही सोनू शेख फरार चल रहा था, लेकिन पुलिस ने आज शाम उसको गिरफ्तार कर लिया। अब तक की जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने कुल 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 नाबालिग हिरासत में लिए गए हैं, 3 अवैध पिस्टल रिकवर हुई है और 5 तलवारें बरामद की गई हैं। लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार करना बाकी है। पुलिस की जांच में अब तक जो जानकारी सामने आई है उससे बड़ी साजिश का इशारा मिल रहा है। यही वजह है कि जिन रास्तों से शोभा यात्रा निकली थी, पुलिस उन रास्तों पर पड़ने वाली दुकानों के सीसीटीवी भी खंगाल रही है। जहांगीरपुरी दंगों की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है और जो तमाम टीमें हैं वो जहांगीरपुरी के अलग अलग इलाकों में न सिर्फ पेट्रोलिंग कर रही हैं बल्कि सबूतों को भी खंगाल रही हैं। और उसमें सबसे अहम सबूत हैं तमाम सारे इन दुकानों के बाहर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे और उसके साथ ही दूसरे फॉरेंसिक एविडेंस और खासकर बड़ी संख्या में वायरल हुए मोबाइल वीडियोस। दोनों पक्ष की ओर से वीडियो साझा करते हुए एक दूसरे पर आरोप लगाया गया था कि एक पक्ष ने भड़काया, दूसरे ने रिटेलिएट किया और इसीलिए साइंटिफिक एविडेंस बहुत जरूरी है। और इसीलिए जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, एक तरफ अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो रही है और दूसरी तरफ क्राइम ब्रांच जांच को आगे बढ़ा रही है, तो जो साइंटिफिक एविडेंस होंगे, सीसीटीवी कैमरा फुटेज हो, मोबाइल वायरल फुटेज हो, वो बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और पुलिस आज जहांगीरपुरी पूरे इलाके में जहां पर यह फसाद हुआ था वहां से सबूत इकट्ठा कर रही है। पुलिस की कार्रवाई में अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक
हिंसा में शामिल जितने भी लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है उसमें एक बड़ी संख्या उनकी है जो हिस्ट्री शीटर हैं, यानी उनका आपराधिक इतिहास रहा है। 23 एक्यूज को अरेस्ट किया है। इन 23 में से 8 एक्यूज ऐसे हैं जिनके प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है। सीसीटीवी फुटेज और दूसरा जो डिजिटल एविडेंस अवेलेबल है उसके एनालिसिस चल रही है। दिल्ली हिंसा की जांच कई एंगल से हो रही है। इनमें एक एंगल है बाहरी लोगों का शामिल होना, खासकर उन बाहरी लोगों का जो वर्ष 2020 में CAA NRC प्रदर्शन के दौरान हुए दंगों से जुड़े थे। लगातार आरोप लगते रहे हैं कि जो बकायदा यहाँ पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या अवैध घुसपैठिए रहते हैं और साल 2020 में जब नॉर्थ ईस्ट में दंगा हुआ था तो बकायदा दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में इस बात का खुलासा किया है कि यहाँ से तकरीबन 300 बांग्लादेशी महिलाएं जाफराबाद शाहीन बाग इलाके में गई थी और सीलमपुर में पथराव भी किया था। तो जहांगीरपुरी को लेकर कोई नई बात नहीं है, यहाँ पर सवाल उठना बकायदा आज तक ने चार्जशीट के जरिए 2020 की ये खुलासा किया था। लगातार आरोप लगते रहे हैं कि यहाँ पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए रहते हैं। 2020 में जब नॉर्थ ईस्ट में दंगा हुआ था तो दिल्ली पुलिस ने बाकायदा चार्जशीट में इस बात का खुलासा किया था कि यहाँ से तकरीबन 300 बांग्लादेशी महिलाएं जाफराबाद शाहीन बाग इलाके में गई थी और सीलमपुर में पथराव भी किया था। दिल्ली पुलिस एक बात से आश्वस्त नजर आ रही है कि जहांगीरपुरी में हुई हिंसा एक पूर्व नियोजित साजिश हो सकती है। इसका शक इस बात से भी जाता है कि 2020 के दंगों की तरह ही जहांगीरपुरी में भी हिंसा के दौरान सबसे पहले सीसीटीवी कैमरों को तोड़ा गया ताकि उपद्रवियों के चेहरे कैद न हो सकें। तौर तरीके वैसे ही थे। कायदा सीसीटीवी यहाँ पर लगा हुआ है, सीसीटीवी के जो तार है उसको तोड़ दिया गया ताकि जो भी उपद्रवी है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद न हो पाए। 2020 में जब दिल्ली में हिंसा हुई थी उस दौरान भी दिल्ली पुलिस ने इस बात का खुलासा किया था कि एक रणनीति के तहत जो सीसीटीवी कैमरेज थे उनको तोड़ा गया था। दिल्ली पुलिस के लिए हिंसा की इस साजिश का भंडाफोड़ एक चुनौती है, क्योंकि अगर 2020 में हुए दंगों के तार 2022 में हुए दंगों से जुड़ रहे हैं तो ये दिल्ली की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। दिल्ली से अरविंद ओझा और आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। दिल्ली दंगों को लेकर गृह मंत्रालय बहुत गंभीर है। 16 तारीख की रात से ही गृह मंत्री अमित शाह इस हिंसा को लेकर पल पल की अपडेट ले रहे हैं। अब इस मामले में काफी हद तक जांच आगे बढ़ी है। 24 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, तो गृह मंत्री इससे जुड़े दोषियों पर सख्त कार्रवाई चाहते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से बात की और दंगाइयों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। खबर यह भी है कि अमित शाह चाहते हैं कि कार्रवाई ऐसी हो जो भविष्य में मिसाल बन सके। दिल्ली पुलिस भी इस मामले में कोई कोताही नहीं बरत रही। हमने इस मामले को लेकर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना से बात की। ये कहां से शुरू हुआ, जो चीजें शुरुआत में अभी तक की जांच में सामने आए? अभी लोगों का इंट्रोगेशन चल रहा है। हमारे पुलिस अधिकारी जो वहां मौजूद थे उनसे भी बातचीत की गई है, तो उन्होंने जो चीज बताई है उसके हिसाब से बहुत मामूली बात पे झगड़ा शुरू हुआ है। आमतौर पे ऐसे जो केसेस होते हैं इसमें बहुत मॉब होता है, अलग अलग फुटेजेस आते हैं, ढेरों वीडियो सीसीटीवी होते हैं। इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस किस तरह से इस पूरे मामले का करवा रही है? हम सारे वीडियो फुटेजेस, सीसीटीवी फुटेजेस और जो भी डिजिटल एविडेंस है उनके एनालिसिस करने के बाद जिन लोगों को चिन्हित करेंगे, जिन लोगों ने इसमें आगे बढ़ के पार्टिसिपेट किया है सिचुएशन को खराब करने के लिए, वातावरण को बिगाड़ने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन होने में थोड़ा वक्त लगता है और इन्वेस्टिगेशन हमेशा एविडेंस बेस्ड होता है, तभी कोर्ट के सामने हम बढ़िया से अपनी चार्जशीट रख सकते हैं। इसीलिए क्राइम ब्रांच को इन्वेस्टिगेशन सौंपा गया है और तफ्तीश बहुत अच्छे से फेयरली प्रोफेशनल मैनर में हम लोग कर रहे हैं। इसमें अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हुई? रिकवरीज की बात करें तो दिल्ली पुलिस क्या क्या रिकवर कर पाई है इनिशियल स्टेज पे? 21 लोगों को गिरफ्तार किया है, 3 फायर आर्म्स रिकवर हुए हैं, स्वर्ड्स रिकवर हुई हैं और बाकी अभी पूछताछ चल रही है। रिकवरी बाद आगे भी होगी और मुझे पूरी उम्मीद है इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे से और फेयरली किया जाएगा।
ऐसे इल्जाम लगाए गए अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कि दिल्ली पुलिस पर्टिकुलरली किसी एक समुदाय से जुड़े हुए लोगों को टारगेट करके उन्हें उठा रही है, उन्हें अरेस्ट कर रही है, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल गलत बात है। हमने जितने लोगों को अरेस्ट किया है उसमें दोनों पक्ष के लोग हैं। जिन लोगों ने वहाँ पे हुड़दंग किया या कायदा अपने हाथ में लिया वो किसी भी पक्ष के नहीं हो। हम तो उनको जो आरोपी के तौर पे ट्रीट करते हैं और उसी तरह की कानूनी कार्रवाई आगे करते हैं। पक्ष हो या धर्म हो या जाति हो, इस आधार पे इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, एविडेंस के आधार पे इन्वेस्टिगेशन होता है। देखिए, राकेश अस्थाना जी का साफ कहना है कि इस पूरे मामले में बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी, दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। कैमरामैन पवन कुमार के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली, आज तक। अब विश्लेषण की दिशा को दिल्ली से यूक्रेन की तरफ मोड़ते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को आज पूरे 54 दिन हो चुके हैं। इन 54 दिनों में आपने यूक्रेन की तबाही की अनगिनत तस्वीरें देखी होंगी। शहरों को खंडहर और इमारतों को मलबे में बदलते हुए देखा होगा। लेकिन आज पहली बार इस युद्ध में रूस पर यूक्रेन के कथित प्रहार की एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई। काले सागर में रूस के मोस्कवा युद्धपोत की जलती हुई तस्वीर पुतिन को गुस्सा दिला रही होगी। यूक्रेन का दावा है कि उसने नेपच्यून मिसाइलों से हमला किया था। इस हमले के बाद मोस्कवा समुद्र में डूब गया। हालांकि रूस ये कह रहा है कि मोस्कवा किसी मिसाइल से नहीं बल्कि समुद्री तूफान की वजह से डूबा है। हालांकि यह तस्वीर रूस के इस दावे को गलत साबित कर रही है, क्योंकि इस युद्धपोत पर किसी गाइडेड मिसाइल से हमला किया गया है और नेपच्यून इसी श्रेणी की मिसाइल है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे इस युद्ध में परमाणु हमले की आशंका बढ़ती जा रही है। रूस के मोस्कवा के डूबने के बाद जेलेंस्की बहुत खुश और उत्साह से भरे हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन कुछ दिन बाद ही उनका उत्साह हताशा में बदल गया, क्योंकि मोस्कवा के बाद रूस के सरकारी मीडिया ने साफ तौर पर कहा कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। जाहिर है इस बात से भी यूक्रेन पर परमाणु हमले की आशंका बढ़ जाती है। जेलेंस्की के पास कोई विकल्प नहीं है, सरेंडर वो करना नहीं चाहते और वो जीत सकते नहीं। ऐसे में वो दुनिया को पुतिन के परमाणु इरादों के प्रति खबरदार कर रहे हैं। जेलेंस्की ने दुनिया को यह डर दिखाया है कि पुतिन कभी भी परमाणु बटन दबा सकते हैं। आजकल पुतिन जिस तरह अपना परमाणु ब्रीफकेस लेकर चल रहे हैं, वो तस्वीर जेलेंस्की के लिए डिप्रेशन की वजह बनी हुई है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के वीडियो जेलेंस्की की चिंता को बहुत बढ़ा रहे हैं। पुतिन के आसपास स्पेशल ब्रीफकेस वाली इस तस्वीर को देखकर जेलेंस्की अपने आप को बहुत हताश और लाचार महसूस करते हैं। इस ब्रीफकेस वाले वीडियो के जरिए पुतिन यूक्रेन और नेटो देशों को ये सांकेतिक धमकी दे रहे हैं कि रूस परमाणु हमले के लिए तैयार है, सिर्फ बटन दबाने का इंतजार है। यही वजह है कि जेलेंस्की बार बार परमाणु हमले का सामना करने के लिए तैयार होने की बात कर रहे हैं। परमाणु हमले का डर जेलेंस्की के इस नए बयान में साफ साफ देखा जा सकता है। इस बात का इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है कि वो परमाणु हथियार का इस्तेमाल कब करेगा। दुनिया को इसके लिए कई तरीकों से तैयार रहने की जरूरत है। न सिर्फ तैयारी आदि बल्कि बम शेल्टर्स भी तैयार रखने होंगे, लेकिन उनसे बात करने की भी जरूरत है। उनकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने की जरूरत है ताकि वो परमाणु हमले के बारे में सोच भी ना सके। वो किसी भी हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे पक्का यकीन है। कोई भी हथियार, और आप उन पर भरोसा नहीं कर सकते। बोरिस जॉनसन ब्रिटेनिया। मॉस्को के डूबने के बाद जेलेंस्की को परमाणु हमले का डर लग रहा है और पिछले कुछ दिनों से जिस तरह पुतिन अपने न्यूक्लियर ब्रीफकेस का सार्वजनिक प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे यूक्रेन की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। कुछ दिनों पहले पुतिन मॉस्को में एक अंतिम संस्कार में शामिल होने कैथेड्रल पहुंचे। तब उनका सीक्रेट न्यूक्लियर ब्रीफकेस उनके साथ था। और अब पुतिन का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वो बेलारूस के तानाशाह अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ हैं और पुतिन के एक बॉडीगार्ड के हाथ में न्यूक्लियर ब्रीफकेस दिख रहा है।
देखने में पुतिन का ये न्यूक्लियर ब्रीफकेस किसी साधारण ब्रीफकेस की तरह ही है, लेकिन इस ब्रीफकेस में न्यूक्लियर हमले से जुड़े दस्तावेज और अलर्ट अलार्म होता है। पुतिन कई बार न्यूक्लियर हमले की धमकियां दे चुके हैं। अब उनके साथ न्यूक्लियर ब्रीफकेस की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो पुतिन की मंशा पर सवाल उठाती हैं। हालांकि पुतिन कह चुके हैं कि रूस की सुरक्षा के लिए वो कोई भी कदम उठाने को तैयार है। ध्यान रखिए, मैंने कल शाम कहा था कि यूक्रेन की तरफ से कुछ बदलाव की कोशिश हो रही है, जिसके बारे में मैं बहुत प्रामाणिकता से नहीं कह सकता, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये स्वीकार्य नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे समझौते को पूरी तरह से अंजाम तक ले जाने में रोड़े अटकाएगा, और अगर ऐसा होता है तो सैनिक कार्रवाई जारी रहेगी। अपनी इस बात को साबित करने के लिए पुतिन न्यूक्लियर ब्रीफकेस को साथ लेकर चलते हैं। अब ये भी समझिए कि पुतिन का ये न्यूक्लियर ब्रीफकेस कैसे काम करता है। रूसी भाषा में पुतिन के इस न्यूक्लियर ब्रीफकेस को चेगेट कहा जाता है, जो 1983 से इस्तेमाल हो रहा है। ये ब्रीफकेस एक स्पेशल कोड के जरिए खुलता है, और ये कोड क्या है ये सिर्फ पुतिन को पता रहता है। इस ब्रीफकेस में लाल और सफेद दोनों ही बटन होते हैं, लेकिन हमले का आदेश देने के लिए लाल नहीं बल्कि सफेद बटन दबाना होता है। इन बटनों का इस्तेमाल करके पुतिन कहीं से भी किसी भी वक्त न्यूक्लियर हमले का आदेश दे सकते हैं। रूस के पास इस तरह के 3 ब्रीफकेस हैं, एक राष्ट्रपति के पास, दूसरा रक्षा मंत्री के पास और तीसरा आर्मी चीफ के पास। लेकिन न्यूक्लियर हमले का ऑर्डर देने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति पुतिन के पास होता है। इस ब्रीफकेस के जरिए रूस के 6000 से ज्यादा परमाणु बमों को कंट्रोल किया जाता है, इसलिए इसे कड़ी सुरक्षा में रखा जाता है। युद्ध लंबा खिंचने, अपनी सैन्य शक्ति के नुकसान और मॉस्को युद्धपोत के डूबने से रूस भी थोड़ा हताश है। उसे जोश के लिए न्यूक्लियर एनर्जी ही अंतिम रास्ता दिखता है। रूस बार बार यूक्रेन पर परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि युद्ध के 54 दिन गुजर जाने के बाद भी रूस का कीव पर कब्जा नहीं हो पाया है। एक तरफ ज़ेलेंस्की नेटो की सैन्य मदद की गुहार लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ परमाणु हमले के लिए पूरे देश को मानसिक रूप से तैयार कर रहे हैं। लेकिन यूक्रेन के ताजा हालात ये हैं कि रूस के हमलों में घायल हुए यूक्रेन के लोगों को ठीक से इलाज तक नहीं मिल पा रहा है। ये ज़पोरिज़िया का एक अस्पताल है, जहां मिसाइल हमलों में घायल लोगों का इलाज चल रहा है। ज़पोरिज़िया के एक अस्पताल से हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। यहाँ पे हजारों पेशेंट्स रोज आते हैं जो युद्ध में घायल हुए हैं। किसी को मिसाइल लगी है, किसी को गोली लगी है, किसी को कोई मलबे में दबा हुआ था। अब कमरे नंबर 10 की आपको हम कहानी सुनाते हैं। ये कहानी बेहद भयावह है। हमने अनुमति ली है जो यहाँ पे घायल है उनसे बात करने की। ये है लेसा और ये है वीटा। लेसा और वीटा की कहानी बेहद खौफनाक और दर्दनाक है। लेसा जो है वो आई है होले पोले से, और उनकी कितनी गंभीर चोट लगी है वो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो पट्टी वो हटा रही है, यहाँ पे रूसी सेना उनका कहना है कि उन्होंने उनके ऊपर गोलीबारी की। पूरा यहाँ पे आप देखिए बुरी तरह से घायल है, और लगातार इनका कहना है कि वो बहुत ही भयावह घड़ी थी जब उनको जो उन पर फायरिंग हुई। दरअसल ये लोग हुले पोले में रहते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि इनके पीठ पर गोली लगी जो आर पार हो गई, और जब बमबारी हुई तो उनका घर बिल्कुल ध्वस्त हो गया। दूसरे दिन ये गई थी डॉक्यूमेंट्स, ये पासपोर्ट अपना वापस लेने के लिए, बेटा जस्ट शो इट टू द कैमरा, ये डॉक्यूमेंट्स अपना पासपोर्ट लेने के लिए दोनों कपल गए, और जब ये वापस गए तो मलबे में इनके डॉक्यूमेंट्स दबे थे। तभी रूसी सैनिक जो इनके घर पे मौजूद थे, एक नर्स है लेसा, और इनका एक छोटा सा अस्पताल भी है होले पोले में, पर उन्होंने फायरिंग की। यूक्रेन के पास अपने लोगों का इलाज करने के लिए ना तो उन्नत मेडिकल सुविधाएं हैं और ना ही युद्ध करने के लिए हथियार। ऐसे में रूस से बार बार मिल रही परमाणु हमले की धमकी से आखिर यूक्रेन खुद को कैसे बचा पाएगा, ये बड़ा सवाल है। पुतिन के संभावित परमाणु एक्शन को लेकर ज़ेलेंस्की थोड़े डिप्रेशन में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हर तरफ से हताश होने के बाद भी ज़ेलेंस्की ने अब तक
हार नहीं मानी है। यूक्रेन से मौसमी सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। जंग के लंबा खींचने से परेशान पुतिन ने मारियोपोल पर संपूर्ण विजय की जिम्मेदारी राष्ट्रपति पुतिन ने अपने एक भरोसेमंद जनरल अलेक्जेंडर को दी थी। अलेक्जेंडर इवारनिकोव को सीरिया युद्ध में अपनाए गए क्रूरतापूर्ण तरीकों के लिए जाना जाता है, इसीलिए पुतिन अलेक्जेंडर को अपनी जीत का सिकंदर मानते हैं। इन्हीं जनरल को पुतिन ने पहला टारगेट दिया मारियोपोल, और मारियोपोल में जनरल अलेक्जेंडर ने वही किया जो सीरिया में किया था। अब जीत के लिए यही मॉडल पूरे यूक्रेन में अपनाने की तैयारी। दूसरी तरफ चेचन लड़ाकों की कादिरोव आर्मी नरसंहार के इंस्टाग्राम रील्स और तबाही के टिकटॉक बना रही। पुतिन के भरोसेमंद कमांडर अब रूस के इस बाहुबल को सोशल मीडिया पर पेश करना चाहते हैं। कीव पर जो हमले किए जा रहे हैं, खार्कीव में जो बमबारी हो रही है, रिहायशी इलाकों में जो मिसाइलें गिराई जा रही हैं, वो सब एक खास प्लानिंग के तहत हो रहा है। रूस अब लॉन्ग रेंज मिसाइलों और बॉम्बर के जरिए यूक्रेन के शहरों को बर्बाद कर रहा है। उसे जीत से ज्यादा यूक्रेन के बर्बाद शहरों की तस्वीरों में मजा आ रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रूस की जीत की स्ट्रेटजी अब यूक्रेन की संपूर्ण बर्बादी वाली स्ट्रेटजी में क्यों बदल गई? क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने सबसे खूंखार जनरल अलेक्जेंडर ड्वारनिकोव को यूक्रेन युद्ध की जिम्मेदारी दी है। जिस वक्त रूस अपनी सेनाओं को समेटकर पूर्वी क्षेत्र की ओर जा रहा था, जिस वक्त रूस यूक्रेन से लड़ते हुए मारियोपोल को भी गंवा चुका था, उस वक्त जनरल अलेक्जेंडर ड्वारनिकोव को युद्ध की जिम्मेदारी दी गई। और उसके बाद ड्वारनिकोव ने मारियोपोल में वो किया जो उसने सीरिया में किया था, जो उसने सेकेंड चेचनिया वॉर में किया था, सब कुछ तबाह कर दिया। ये आज का मारियोपोल शहर है। धमाकों से भड़की आग का धुआं, मिसाइलों की मार से मलबा हुई इमारतें, बमबारी से तबाह हुए रिहायशी इलाके और सड़कों पर धमाकों से बने गड्ढे। मारियोपोल की इस हालत का जिम्मेदार जनरल अलेक्जेंडर ड्वारनिकोव ही है। सीरिया में जब पुतिन ने अलेक्जेंडर को जिम्मेदारी दी थी तो वहां के शहरों का हाल यही था। शहर शहर नहीं रहे थे, इमारतों की कब्रगाह बन गए थे और शहर को तबाह करने का पूरा प्लान इसी जनरल ड्वारनिकोव ने तैयार किया था। मारियोपोल शहर की गलियों से निकलिए तो ये दिखता है। सड़क के दोनों ओर जमींदोज हो चुके घर, तबाह हो चुकी इमारतें और ऊंची इमारतों की जगह खाली मैदान। ये तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है जैसे कभी किसी जमाने में यहाँ खुशहाल शहर बसा करता था। ज़ेलेंस्की भी मान रहे हैं कि मारियोपोल यूक्रेन का एक ऐसा शहर बन गया है जो 95% तक तबाह हो चुका है। यानी रूस ने शहर पर कब्जा भले ही कर लिया, लेकिन उसको जीत के नाम पर सिर्फ जमीन मिली है, कोई शहर नहीं। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।